सो हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल टारगेट सेमेस्टर में। और आप सभी की बहुत डिमांड थी कि सर बीआरएफ फर्स्ट का एक मैराथन क्लास तो आपने अपलोड किया है, उससे बीआरएफ में क्या पढ़ना है ये तो आइडिया हमें लग गया है, लेकिन सर कंपनी लॉ का क्या? ठीक है, बीआरएफ का आइडिया तो आपको लग गया है, लेकिन कंपनी लॉ का क्या होगा सर? तो कंपनी लॉ फर्स्ट हो या कंपनी लॉ सेकंड हो, सबका मैं एक मैराथन क्लास यूट्यूब पे अपलोड करूंगा। बट यू शुड नॉट एक्सपेक्ट दैट कि मैं सारी क्लासेस आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। इफ यू वांट टू स्टडी एवरीथिंग इन डिटेल, अगर आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, देन यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स दैट इज सारथी। उसका लिंक आपको हमारे टारगेट गुरुकुल ऐप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, और वहां से आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, सारथी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको रोज लाइव क्लासेस हो रही है, आप वहां से काफी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। बाकी असिस्टेंट्स के लिए, जो बच्चे फाइनेंशियली इनकेपेबल हैं, उनके लिए कुछ इनिशिएटिव मैं ले रहा हूँ, कुछ लेक्चर्स आपको फ्री में भी यूट्यूब पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए, आज हम पढ़ने वाले कंपनी लॉ फर्स्ट। सो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड कंपनी एंड हाउ द वर्ड कंपनी केम इनटू एग्जिस्टेंस। मतलब कंपनी शब्द का मतलब क्या है और कंपनी शब्द अस्तित्व में कैसे आया, इसका इतिहास क्या है, यहां से हम शुरुआत करना चाहेंगे। हमारे ऑफलाइन में भी काफी सारे बच्चे बैठे हुए हैं, अगर कोई बच्चा बीकॉम थर्ड सेमेस्टर का ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहता है, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन। चलिए, तो बताइए सबसे पहले कंपनी शब्द का इतिहास क्या है, कौन बताएगा? क्या बात है। So the word company has been derived from the two Latin words. The first one word is com, the second one is panis. Together we can say that com means company and com means together and panis means bread. That means having bread together or having meal together is called company. ठीक है, तो कंपनी दो लैटिन वर्ड से, पहला सुनिए सर, यहाँ से एग्जाम का पहला एमसीक्यू बनेगा। कंपनी शब्द किन दो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है? कौन? कॉम प्लस पनीस। अच्छा, ये भी पूछ सकता है कि कॉम प्लस पनीस कौन से वर्ड है? लैटिन, ग्रीक, फ्रैंक, लैटिन वर्ड। ठीक है, कॉम का मतलब क्या होता है? टुगेदर, और पनीस का मतलब क्या होता है? ब्रेड। सो क्यों कंपनी का मतलब ब्रेड और टुगेदर है भाई? इसके पीछे इतिहास क्या है? क्योंकि आज तो हम कंपनी का मतलब जानते हैं रिलायंस कंपनी, आज तो हम कंपनी का मतलब जानते हैं टाटा कंपनी, आज तो हम कंपनी का मतलब जानते हैं बहुत बड़ा बिजनेस जिसकी बहुत बड़ी बिल्डिंग हो, यही जानते हैं ना कंपनी का मतलब। लेकिन कंपनी का मतलब तो इतिहास के हिसाब से कुछ और ही बताया जा रहा है कि साथ साथ खाने खाने को हम कंपनी कहते हैं। ऐसा नहीं है। ये जो कंपनी शब्द है ये आप भी अपने लाइफ में यूज करते हैं। व्हेनेवर यू आर गोइंग टू समवेयर यू ऑलवेज से दैट आई नीड योर कंपनी। आप हमेशा कहते हैं कि मुझे आपका साथ चाहिए। कंपनी मतलब आपका साथ चाहिए। हम आपकी कंपनी खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। आई नीड योर हेल्प, आई नीड यू टू गो विथ मी। मुझे आपकी जरूरत है, आपके साथ चलना। तो कंपनी का एक मतलब तो ये निकाल सकते हैं। द सेकेंड मीनिंग, जिसपे हमारा पूरा कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, जो हमको समझना चाहिए, वो क्या है? तो सेकेंड मीनिंग ये है कंपनी का कि कंपनी इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या है कंपनी? कंपनी इज द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। हमारे देश में, पूरी दुनिया में बिजनेस करने के तमाम तरीके हो सकते हैं, जिसमें से एक तरीका कंपनी भी है। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? पार्टनरशिप हम कर सकते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप हम कर सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी हम खोल सकते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम खोल सकते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हम खोल सकते हैं, ट्रस्ट हम खोल सकते हैं। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। बट ये कंपनी आया ही क्यों? जब सोल प्रोप्राइटरशिप से हम बिजनेस कर सकते थे, पार्टनरशिप से हम बिजनेस कर सकते थे, कोऑपरेटिव सोसाइटी से हम बिजनेस कर सकते थे, देन व्हाई कंपनी नीड्स? कंपनी की नीड ही क्यों पड़ी? पॉइंट टू बी नोटेड। क्यों कंपनी की जरूरत पड़ी? इसलिए जरूरत पड़ी क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंसान अकेले बिजनेस करता है, और वो इंसान के पास जितनी संपत्ति होती है, जितने रिसोर्सेज होते हैं, उसी के साथ वो बिजनेस कर सकता है। पार्टनरशिप में एक नहीं दो इंसान बिजनेस करते हैं, दो नहीं मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, लेकिन 50 ही हो सकते हैं, और 50 लोगों के पास जो संसाधन होगा कुछ हद तक सीमित होगा। अब आया यहाँ पे कंपनी का कंसेप्ट। कंपनी में ये कहा गया कि जितना मन करे उतना मेंबर बना लो। पब्लिक कंपनी, अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, और उन मेंबर से आप पैसा कलेक्ट करो, और इस पैसे से आप अपने बिजनेस को इतना ग्रो कर सकते हैं कि आपका बिजनेस आपके सिटी में नहीं, आपके स्टेट में नहीं, आपके नेशन में नहीं, इवन इंटरनेशनल लेवल पे आपका बिजनेस जा सकता है। दैट मीन्स
कंपनी के नीड इसलिए पड़ी बिकॉज वी वांटेड टू एक्सपांड आवर बिजनेस, वी वांटेड टू ग्रो आवर बिजनेस टू नेशनल इंटरनेशनल लेवल, टू ओपन डिफरेंट ब्रांचेस। क्या आपको पता है हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे सोल प्रोप्राइटरशिप हैं जिनके बहुत सारे आउटलेट्स चलते हैं। आउटलेट समझते हो, मतलब ब्रांचेज होते हैं। जैसे एक मिठाई वाले होते हैं कैसे, वो उनका ब्रांड बन गया है। जैसे MBA चाय वाले के देख लो, क्या था वो, कंपनी थोड़ा ना बनाया था शुरू में, बाद में कंपनी इनकॉर्पोरेट किया, उसके पहले उसके आउटलेट्स शुरू हो गए। लेकिन उसको पता चला कि भाई MBA चाय वाले को बड़ा करना है तो क्या करना पड़ेगा, MBA चाय वाले को सोल प्रोप्राइटरशिप से मुझे कंपनी बनाना पड़ेगा। दैट मीन्स कंपनी की नीड ही इसलिए पड़ी क्योंकि हमें तो करना था बिजनेस को ग्रो, और बिजनेस को ग्रो करने के लिए वी नीड फंड्स, वी नीड रिसोर्सेज। और केवल रिसोर्सेज ही नहीं, बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन फिर भी वो कंपनी को बहुत आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। वी ऑल्सो नीड इंटेलेक्ट। किसकी जरूरत है, इंटेलेक्ट यानी बुद्धि की जरूरत है। और जब कंपनी चलती है सो वी हायर प्रोफेशनल्स, प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स लाइक कंपनी सेक्रेटरीज, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, और वो हमारी कंपनी को मैनेज करते हैं, इसलिए हमारी कंपनी ग्रो करती है। ये तो पहला रीजन हो गया कि कंपनी क्यों आया। दूसरा रीजन कंपनी क्यों आया, सोल प्रोप्राइटरशिप में लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। पार्टनरशिप में लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड ऑफ को पार्टनर्स, लिमिटेड सॉरी लिमिटेड ऑफ को पार्टनर्स, अनलिमिटेड ऑफ कर्ता, मतलब अनलिमिटेड लिमिटेड का कॉम्बिनेशन था, मतलब कर्ता का था अनलिमिटेड और को पार्टनर्स का था लिमिटेड। लेकिन फिर भी वहां पे अनलिमिटेड लायबिलिटी आ रही थी। हमने कहा कोई तो एक आइडिया निकालते हैं कि हमारे बिजनेस में लायबिलिटी कभी अनलिमिटेड हो ही ना। अच्छा पता बिजनेस में अनलिमिटेड लायबिलिटी का खतरा क्या है, क्या है खतरा, क्या है खतरा, आपका घर दुआर बेचा जाएगा बाबू। मतलब हम बिजनेस चला रहे हैं, बिजनेस डूब गया, हमारी गलती, बिजनेस डूब गया। अब बिजनेस डूब गया तो अगर कर्जा है बिजनेस के ऊपर तो हमारा घर दुआर बेचा जाएगा, हमारा बर्तन बेचा जाएगा। अच्छा लगता है किसी को, भाई बिजनेस डूबा, बिजनेस से पैसा वसूलो, हम क्या करें, हम बिजनेस चला रहे थे गुड फेथ में, बर्बाद हो गया, हमारी क्या गलती। तो इसीलिए एक ये भी रीजन था कंपनी के आने का। क्या रीजन था कि सारे बिजनेसेस की लायबिलिटी कैसी थी, अनलिमिटेड थी। अगर बिजनेस इंसॉल्वेंट होता था तो बिजनेस के चक्कर में ससुरा मालिक को इंसॉल्वेंट हो जाता था, मालिक की भी सारी लायबिलिटीज पे करनी पड़ती थी अपने एसेट से, पर्सनल एसेट से। यही तो होता है अनलिमिटेड लायबिलिटी। इसके बाद क्या आया, कंपनी आया। अब देखिए लोग कंपनी की आड़ में क्या करने लगे ना, लोगों को चाहिए था कंपनी बनाना, केवल लोग इसलिए कंपनी बना रहे थे ना क्योंकि उनको लिमिटेड लायबिलिटी करनी थी। क्या करनी थी, लिमिटेड लायबिलिटी। सरकार समझ गई कि लोग कंपनी मैक्सिमम इसीलिए खोलना चाहते हैं बिकॉज कंपनी में क्या होती है, लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी ने कहा यार हटाओ तमाशा, बहुत तुम लोग मूर्ख बनाते हो हमको। 2008 में सरकार ने कहा एक अलग कानून बना देते हैं, एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस लाते हैं, उसका नाम क्या था, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। लेकिन LLP उतनी ग्रो नहीं हो सकती है जितनी की कंपनी ग्रो हो सकती है। LLP आई क्यों थी, कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी है, मुझे सब्सटीट्यूट चाहिए एक और बिजनेस में लिमिटेड लायबिलिटी दो, तो LLP आ गया। बट LLP में वो जो प्रॉब्लम था ग्रोथ का, वो LLP सॉल्व नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। चलिए अब कंपनी लॉ का इतिहास क्या, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग अबाउट कंपनी लॉ। सो कंपनी लॉ का इतिहास क्या है। सबसे पहले आपने किस कंपनी का नाम सुना है, मतलब 12th में आने से पहले, 11th में आने से पहले, 7, 6 में हिस्ट्री में कभी तो कोई चैप्टर पढ़ा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, और जिसमें ब्रिटिश का एक कंपनी था, ब्रिटेन का, इंग्लैंड का, ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहते थे उसको, ईस्ट इंडिया कंपनी। वही कंपनी का नाम आपने जीवन में सबसे पहली बार सुना होगा। मतलब आपके दिमाग में अगर कंपनी के इतिहास को क्रिएट करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा। और सच में यही ऐसी कंपनी है जो दुनिया की सबसे पहली कंपनी थी। ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की सबसे पहली कंपनी थी। दुनिया की जो सबसे पहली कंपनी थी वो वही लोग ओपन किए थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी को चला रहे थे। कौन चला रहा था, ब्रिटेन के लोग। तो सबसे पहला कंपनी लॉ भी कहां आया था, ब्रिटेन में ही आया था। हमने आपको टाइप्स ऑफ कंपनीज में एक टॉपिक पढ़ाया था, एक काइंड्स ऑफ कंपनी पढ़ाया था, चार्टर्ड कंपनी या रॉयल कंपनी। पुराने जमाने में कंपनीज एक्ट नहीं हुआ करता था बाबू, क्या हुआ करता था, राजा हुआ करते थे, रानी हुआ करती थी, और जौन राजा कह दे जौन रानी कह दे वह कानून बन जाते। पहले का समय था, तो उसको हम क्या कहते थे, चार्टर्ड कंपनी। तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो कैसे बनी थी, चार्टर्ड से बनी थी, रॉयल ऑर्डर से बनी थी, किंग और क्वीन के ऑर्डर से। अब आते हैं टॉपिक पे। टॉपिक क्या था हमारा कि सबसे पुराना कंपनी लॉ कौन सा है। किसी को याद है, मैंने बताया है ऑलरेडी।
सबसे पुराना कंपनी लॉ कौन सा है? 1844। नाम क्या है उसका, बताइए। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844, क्या नाम है उसका? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। ये अभी तो आपको लग सकता है कि एग्जाम में ना पूछा जाए, बहुत डेप्थ में चले गए हम लोग। ये पूछा जाता है जब आप एमकॉम क्वालिफाई करके नेट का एग्जाम देते हैं। तो अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर जानते हैं 2.5 लाख 2 लाख सैलरी होती है उनकी यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाते हैं, तो नेट में जीआरएफ में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू पेपर होता है, तो पूछा जाता है कि बताइए विश्व का सबसे पहला कंपनी कौन सा था? तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। इसके बाद पूरे विश्व का, ठीक है, इसके बाद सबसे पहले तो हिंदुस्तान में नहीं, इंग्लैंड में सबसे पहला कंपनीज एक्ट पास किया गया। उसके बाद हिंदुस्तान में सबसे पहला कंपनीज एक्ट पास किया गया, कौन सा था? ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट, हाँ 1850, कंपनीज एक्ट 1850। हाँ, दिस इज द फर्स्ट कंपनी लॉ ऑफ वर्ल्ड, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1844। इससे पहले आपको कोई कंपनीज एक्ट नहीं मिलेगा किसी भी बुक में। एंड दिस इज द सेकेंड कंपनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड बट फर्स्ट कंपनी लॉ ऑफ द इंडिया। ये हिंदुस्तान का सबसे पहला कंपनी लॉ था लेकिन दुनिया का दूसरा कंपनी लॉ था, क्योंकि पहला तो 1844 में आ गया था। अच्छा, ये कहाँ पास किया गया था? तो ये पास किया गया था इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। इंग्लैंड कह लो, ब्रिटेन कह लो, ठीक है, या यूके कह लो, बात एक ही है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, इंग्लैंड एक ही नाम। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 कहाँ पास किया गया था? तो इंडिया में पास किया गया। इंडिया में कहाँ? फिर इंडिया में पास किया गया था, गोरखपुर में। नहीं, ये सुनना चाहते हो? इंडिया में पास किया गया था। आई डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है, और है भी नहीं आपके सिलेबस में। हो गया, कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब आपको पता है कि कोई भी चीज हो दुनिया की, आप हो, हम हो, ये कैमरा हो, ये लैपटॉप हो, ये बोर्ड हो, हर एक चीज में कुछ कमियां होती हैं। कानून में भी कमियां होती हैं। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850 हिंदुस्तान में आया। क्या यही कंपनीज एक्ट अभी भी हिंदुस्तान में चल रहा है? नहीं चल रहा है ना। इसके बाद तो दर्जनों कंपनीज एक्ट आए, बहुत सारे कंपनीज एक्ट आए, और अभी कौन सा चल रहा है? कंपनीज एक्ट 2013, जो हमारे सिलेबस में भी है, वही हमको पढ़ना है। और उसके पहले कौन सा था? कंपनीज एक्ट 1956, वो भी आपके सिलेबस में, थोड़ा सा उसका इतिहास बस आपको पढ़ना है। तो कंपनीज एक्ट 1850 में जो था वो कुछ और था, उसमें कंसिस्टेंटली अमेंडमेंट किया गया, नया कंपनीज एक्ट आया। एक 1866 में आया, फिर 1886 में, 1860 में आया, फिर 66 में आया, फिर 1886 में आया, 1886 में आया। अरे बहुत सारे हैं 18, नहीं वो क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में। बस पहला क्वेश्चन बहुत हार्ड पूछेगा एग्जामिनर तो ये आ जाएगा, फर्स्ट कंपनी लॉ ऑफ द वर्ल्ड। दूसरा अगर हार्ड पूछेगा तो ये आ जाएगा ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1850। अगर मैं लिखवा भी दूं तो आपको याद नहीं रहेगा वो सारी चीजें, ठीक है, समझ में। इसके बाद बहुत सारे कंपनीज एक्ट आए हिंदुस्तान में, ठीक है, लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है? हमारे लिए इंपॉर्टेंट पहला वाला था, हमारे लिए इंपॉर्टेंट दूसरा वाला था, क्योंकि हमारे देश से जुड़ा था और एक पूरे विश्व से जुड़ा था। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दो और कानून कंपनीज एक्ट के। पहला कौन सा है? कंपनीज एक्ट 1956। कंपनीज एक्ट 1956 एग्जाम में क्वेश्चन आता है बाबू। कंपनीज एक्ट 1956 ने किसको रिप्लेस किया? नहीं, इसने किसको रिप्लेस किया? अगर ये आए, हाँ, इसके पहले था 1936, ये वाला याद रख लेना, कंपनीज एक्ट 1936। हाँ, 1956 जब आया तो 1936 को रिप्लेस कर दिया। समझ में आ रहा है कि नहीं? सोनी, समझ में आ रहा? अब ये 1956 जब आया तो इसको भी कोई रिप्लेस करने वाला आएगा ना। 2013 कंपनीज एक्ट 2013, ये इसको रिप्लेस किया। एंड फाइनली दिस इज द लॉ दैट इज प्रिवेलिंग इन इंडिया। ये अभी चल रहा है हिंदुस्तान में, ठीक। अब थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनीज एक्ट 1956 को बनाते समय कौन कौन से लोग थे, क्योंकि आपको पता है कोई भी एक्ट बनता है तो प्रोसीजर क्या होता है। कोई बता सकता है व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ मेकिंग अ लॉ इन इंडिया? हिंदुस्तान में किसी कानून को पारित करने का प्रोसीजर क्या है? एनीवन बताइए। पहले ड्राफ्ट बनता है, फिर पार्लियामेंट में जाता है। लेट मी रिकरेक्ट, पहले कमिटी बनती है, फिर वो कमिटी ड्राफ्ट बनाती है, फिर ड्राफ्ट क्या होता है? पार्लियामेंट में जाता है,
फिर वो पार्लियामेंट में क्या होता है, पास होता है। पार्लियामेंट में कौन कौन पास करेगा, लोकसभा राज्यसभा। लोकसभा राज्यसभा से पास होगा, उसके बाद क्या होगा, प्रेसिडेंट के पास जाएगा, प्रेसिडेंट साहब सिग्नेचर करेंगे, फिर क्या होगा, वो बिल अब एक्ट बन जाएगा, कानून बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। यही प्रोसीजर होता है। तो भाई सबसे पहले क्या बनता है, इसका मतलब आपके कंपनीज एक्ट 1956 बनने से पहले भी कोई कमेटी बनी होगी। उस कमेटी का नाम क्या है, पहला क्वेश्चन, एच.सी. भाभा कमेटी। कौन है, ठीक है, इसको भाभा कमेटी भी बोलते हैं। एच.सी. भाभा है ना, सी.एच. भाभा है, कई जगह सी.एच. भाभा दिया, कई जगह एच.सी. भाभा दिया है। चलो सी.एच. भाभा कर लेते, सी.एच. भाभा कमेटी। अब सी.एच. का फुल फॉर्म मत पूछना, ठीक है, चंद्रशेखर वगैरह कुछ होगा, मुझे नहीं पता, ठीक है। सी.एच. भाभा कमेटी। अच्छा ये भाभा नहीं है, वो वाले एक और ही भाभा है, जानते हो, एटम बम का जो हमारे देश में डिस्कवरी है, इन्वेंशन है, वो उन्होंने किया था, होमी जहांगीर भाभा। उनके नाम से एक भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर चलता है, ठीक है। वो भाभा नहीं है बाबू, ये होमी जहांगीर नहीं होगा, ठीक है, सी.एच. है, ठीक है, यहाँ दिमाग मत लगाना वो वाला। तो सी.एच. भाभा कमेटी बनी थी। कब बनी थी कमेटी, ये भी याद रखना, 1952 में। कब बनी थी, 1952 में बनी थी कमेटी, ठीक है। और इसमें कितने मेंबर्स थे, इसमें 12 मेंबर्स थे। और इस कमेटी को हेड कौन कर रहा था, इसका चेयरपर्सन कौन था, तो सी.एच. भाभा साहब थे, इन्हीं के नाम से है कमेटी का। और एक चीज याद रखना भाई, कमेटी का नाम जिस पर्सन से है वही पर्सन उस कमेटी का चेयरपर्सन, ठीक। पहला क्वेश्चन, कंपनीज एक्ट 1956 के पीछे कौन सी कमेटी है, सी.एच. भाभा कमेटी। बनी कब थी कमेटी, 1952 में बनी थी कमेटी। कितने मेंबर्स थे इसमें, 12 मेंबर थे इसमें। और इसके चेयरपर्सन कौन थे, सी.एच. भाभा थे। समझ में आ गया। चलिए अब इस कमेटी ने क्या कहा, इस कमेटी ने कहा कि देखिए हिंदुस्तान में तमाम कंपनीज एक्ट आए हैं। इससे पहले 1936 आया था, 1920 आया था, 1882 आया था, 1886 आया था, तमाम कंपनीज एक्ट आए थे। लेकिन ये सारे के सारे कंपनीज एक्ट तब आए थे जब हिंदुस्तान एक गुलाम देश था, जब हिंदुस्तान पे शासन अंग्रेजों का था। तो अंग्रेज जो कंपनीज एक्ट पास करते थे वो केवल और केवल अपने बेनिफिट के लिए पास करते थे, नॉट फॉर द बेनिफिट ऑफ इंडिया, बिकॉज वी आर कॉलोनी। हम कॉलोनी थे उस समय, हम उनके गुलाम थे, कह सकते हैं एक तरह से। तो जब कंपनीज एक्ट 1956 आया तो इस बात का बखूबी ध्यान रखा गया कि अब तो हिंदुस्तान एक स्वतंत्र देश है, तो अब हमको जो कंपनीज एक्ट बनाना है उस कंपनीज एक्ट में हमारा जो पावर होगा वो हमारे देश की सरकार के पास होना चाहिए। तो उस कंपनीज एक्ट में बहुत सारी बॉडीज क्रिएट की गई। क्या क्रिएट की गई, सबसे पहले तो एक मिनिस्ट्री बनाई गई। क्या बनाई गई, पहली मिनिस्ट्री कौन सी बनाई गई, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। क्या नाम था, ये है आपकी माई बाप, चाहे आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चाहे आप कंपनी सेक्रेटरी हो, चाहे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हो। इसका एक वेबसाइट है www.mca.gov.in। इसी वेबसाइट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स काम करते हैं। वो काम कहाँ करता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, काम उसका इंटर्न करता है, ठीक है। तो जितने भी इंटर्न्स होंगे आपके ना, वो सब कहाँ काम करेंगे, इसी वेबसाइट पे काम करेंगे। अगर आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, अगर आपको कंपनी का नाम बदलना है, कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज में चेंज करना है, मेमोरेंडम बनाना है, आर्टिकल बनाना, कुछ भी बनाना है, यू हैव टू विजिट दैट वेबसाइट एंड कीप इन माइंड दैट वेबसाइट। क्या नाम है, www.mca.gov.in, ठीक है। चलिए इसके साथ साथ कंपनीज एक्ट में आपको पता है जब कोई भी कानून पास किया था तो एक बॉडी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है, बॉडी। जैसे आरबीआई एक्ट पास हुआ तो क्या बना, आरबीआई बना। एसबीआई एक्ट पास हुआ तो क्या बना, एसबीआई बना। वैसे ही कंपनीज एक्ट पास हुआ तो कुछ बॉडी भी तो बनानी पड़ेगी। वो तो मिनिस्ट्री है, वो तो पॉलिटिकल अफेयर हो गया। अब एक बॉडी बनानी पड़ी। कौन सी बॉडी बनानी पड़ी, तो एक नहीं बहुत सारी बॉडीज बनी। एक बना आपका रीजनल डायरेक्टर, क्या नाम है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। और एक बना आपका आरओसी, दैट इज रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। और यहां होते हैं आपके सीएस साहब और सीए साहब, ये भी एक तरह से बॉडी चलाते हैं। क्या चलाते हैं बॉडी ये लोग, ये अपना चलाते हैं पीसीएस, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो जाते हैं ये पीसीएस चलाते हैं तो। और ये चलाते हैं पीसीए, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो प्रैक्टिस करता है, कंपनीज को सर्विसेज देता है। अब देखिए हायरार्की समझिए, सबसे नीचे कौन आता है, ये लोग। इसके ऊपर कौन आता है, आरओसी, आरओसी को फाइलिंग से लोग करते हैं। आरओसी के ऊपर कौन आता है, आरडी, रीजनल डायरेक्टर। और इनके ऊपर कौन आता है, एमसीए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। अब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के ऊपर कौन आता है, सारे मिनिस्टर्स का बाप कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री।
तो इसके ऊपर कौन आ जाएंगे? प्राइम मिनिस्टर, यानी मोदी जी आ जाएंगे। अभी तो मोदी जी हैं, इन फ्यूचर बदल सकते हैं, राहुल गांधी आ सकते हैं, कोई भी आ सकता है। कुर्सी छोड़ने का नाम नहीं लेते हैं मोदी जी। सुनिए, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो इसकी मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है, निर्मला सीतारमण। वन ऑफ द वेरी सच अ पॉलिटिकल लीडर was not very socially popular, और ये ज़्यादा पब्लिक का कॉन्फिडेंस भी नहीं जीत पाई अपने लिए। आपने अभी एक हाल ही में रील वायरल हुई थी, आपने पता नहीं देखा होगा कि नहीं, निर्मला सीतारमण एक मेट्रो में ट्रेवल कर रही हैं एंड नो वन इज केयरिंग अबाउट दैट हर और हिज मिनिस्टर इज गोइंग विथ देम, और इवन नो वन इज ऑफरिंग सीट, कोई उनको सीट भी नहीं दे रहा है। शी इज स्टैंडिंग, खड़े होकर जा रही है, एंड शी इज मिनिस्टर, वो मंत्री है, अभी भी है बाबू। अच्छा, एक मिनिस्ट्री नहीं उनके पास बाबू, हल्के मत लेना उनको। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी उनके पास है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स भी उनके पास है। आपको क्या लगता है वो मेट्रो में ऐसे गई होंगी? मिनिस्टर की सुरक्षा होती है, किसको दी जाती है? CISF, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्सेस। तो उनके पास CISF के 3-4 जवान होंगे, दिख नहीं रहे होंगे, मेट्रो में ही होंगे अगल बगल उनकी सुरक्षा के लिए। क्या उनके पास इतना पैसा नहीं था कि वो टिकट खरीद लें, या फिर उनके पास इतना पावर नहीं था कि उनको सीट ऑफर की जाए? क्यों नहीं ऑफर की जाएगी भाई, वो तो VIP हैं, और ट्रेन में VIP के लिए अलग से सीट होता है, आपको पता होना चाहिए। AC कैबिन जो होता है ना VIP, उनका कोई टिकट भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनके साथ ऐसा क्यों हुआ? ऐसा हुआ नहीं, ऐसा कराया गया, जस्ट टू मेक हिम सोशली पॉपुलर। उनको सोशली पॉपुलर करने के लिए, दैट द पीपल आर नॉट रिस्पेक्टिंग हिम हर, बिकॉज क्यों रिस्पेक्ट नहीं कर रहे उनकी? उसके पीछे भी एक लॉजिक है, क्योंकि उन्होंने जो टैक्सेशन सिस्टम है उसमें काफी सारे चेंजेस लाए हैं, जिससे जनरल पब्लिक को नुकसान हो रहा है, ऐसा लोगों को लग रहा है। जबकि अगर आप एक टैक्स प्रोफेशनल के पास जाते हैं, किसी चार्टेड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास जाते हैं, तो आपको बताएगा कोई नुकसान नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं टैक्स बचाने के, एंड वी नो बेटर बिकॉज वी आर द प्रोफेशनल्स। चलिए, हो गया, ये हायरार्की होती है आपकी। अब देखिए, ये तो समझ में आ गया कंपनीज एक्ट का इतिहास क्या है। कंपनीज एक्ट अभी हिंदुस्तान में कौन सा चल रहा है? 2013 चल रहा है। अच्छा, 1956 को रिमूव क्यों किया गया? चलो इसकी भी बात कर लेते हैं। क्या कमी थी 1956 में? थोड़ा मैं डेप्थ में जा रहा हूँ, इतना बीकॉम के एग्जाम में नहीं आता है, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। क्यों ये रिप्लेस कर दिया गया? क्योंकि याद रहे आपको, जब हमारे हिंदुस्तान का संविधान लिखा गया था, तो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में एक चीज को रियलाइज किया गया, जब ड्राफ्टिंग कमेटी बैठी तो चर्चा हुई कि भाई हिंदुस्तान गुलाम क्यों हुआ? क्योंकि हमने व्यापार किया अंग्रेजों के साथ, और उन्होंने व्यापार की आड़ में हमें बना लिया गुलाम। तो हम जो अब एक्ट बनाएंगे वो कैसा बनेगा? जिसमें हमारा फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बहुत स्ट्रिक्ट होगा, बहुत कंजर्वेटिव होगा। अब भाई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अगर कंजर्वेटिव होगी तो क्या हिंदुस्तान का ग्रोथ हो सकता है? काहे नहीं हो गया हिंदुस्तान का ग्रोथ? 2013 के पहले हो जाना चाहिए था ना भाई। सरकारें अच्छी थी, क्यों नहीं थी? बहुत अच्छी सरकारें थी, कोई चोर नहीं था, सब चोर हैं देखे तो, एक तरह से देखे तो कोई चोर नहीं था। मोदी जी कहते हैं हाई चोर हैं, वो कहते हैं मोदी जी चोर हैं। वो लोग काम नहीं किए, 70 साल क्यों नहीं काम कर पाए बेचारे? क्योंकि 70 साल में से लगभग 40-50 साल तो वो लोग इसलिए काम नहीं कर पाए क्योंकि हमारे देश का कंपनीज एक्ट ही फर्जी था। हिंदुस्तान की सरकार को पैसा कहां से आता है? टैक्सेस से तो पैसा आता है, और टैक्स हिंदुस्तान के इंडिविजुअल ज्यादा देते हैं कि कॉर्पोरेट ज्यादा देती है? कॉर्पोरेट ज्यादा देती है। हम कहां से टैक्स ज्यादा देंगे? हम कमाएंगे तब ना ढेर देंगे, हम कमाते ही कम है। कॉर्पोरेट पता है कंपनी कितनी कमाती है? 5 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 10,000 करोड़ किसी कंपनी का टर्नओवर है, किसी का 20,000 करोड़ टर्नओवर है। अब 20,000 करोड़ का 30% निकाल लो, सीधे सीधे गवर्नमेंट के खाता में चला गया। समझ में आया? अब टैक्स कैसे लेगी सरकार? अब टैक्स तब ले पाएगी नहीं सरकार जब हिंदुस्तान में कंपनियां ज्यादा होंगी। हिंदुस्तान में कंपनी तब ज्यादा होगी जब कंपनी खोलने का प्रोसीजर आसान होगा। तो ना तो 1956 में लिबरलाइजेशन आया था, ना तो प्राइवेटाइजेशन आया था, और ना ही ग्लोबलाइजेशन आया था। आया कब? 1991 में। और मोदी जी आज बहुत कूदते हैं, कहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान बहुत ग्रो कर रहा है। किसके बलबूते पे कूदते हैं? कंपनीज एक्ट 2013 और ये न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, और ये वो नहीं लाए हैं, मोदी जी नहीं लाए हैं। कौन लाए हैं? कांग्रेस की गवर्नमेंट ने, कांग्रेस के टेन्योर में पास हुआ था न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1992, 1991, 1991 में। उस समय शायद मनमोहन जी की सरकार थी, उन्हीं का ड्राफ्ट तैयार था। ठीक है, समझ रहे हो? और आप देखो क्या, हाँ, PV नरसिम्हा राव,
हाँ, पीवी नरसिम्हा राव थे। तो उनकी जो रिकमेंडेशन थी, शायद फाइनेंस मिनिस्टर उस समय वही थे, मनमोहन सिंह जी थे। तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी ना उस समय साथ। चलिए अब देखिए, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी और कंपनीज एक्ट 2013, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तैयार हुआ हिंदुस्तान में एक बेटर बिजनेस प्लान। चाहे वो फॉरेनर हो या इंडियन सिटीजन हो, आसानी से बिजनेस कर सकता है विदाउट एनी काइंड ऑफ मोर कॉम्प्लेक्सिटी एज कंपेयर टू 1956। समझ में आया? इसलिए 1956 को रिमूव करना पड़ा, बिकॉज वी नीडेड लिबरलाइजेशन। अच्छा, लिबरलाइजेशन तो आ गया, कब आ गया? 1991 में। तो कायदे से क्या करना चाहिए? इसी समय कंपनी एक्ट नया वाला ला देना चाहिए, ला देना चाहिए ना भाई। नहीं ला पाए कोई बात नहीं, 2000 तक ला दो। आ गया था कंपनी एक्ट 2000 में ही आने वाला था। पता है क्यों नहीं आ पाया? कंपनी एक्ट 2000 में आ गया होता। कंपनी एक्ट 2000 में जब आने वाला था तो ड्राफ्ट में ऐसा लिखा गया था कि हम बनाएंगे दो बॉडीज, एक होगी एनसीएलटी और एक होगी एनसीएलएटी। मतलब एक होगी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और एक होगी नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। अब इसमें एक दिक्कत हो गया एक जानी को, कहे बाबू तुम एनसीएलटी और एनसीएलएटी बना रहे हो और यहाँ पे केस लड़ने केवल और केवल चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरी जा रहे हैं, ऐसा तो गलत बात है। लॉयर्स के पेट पे लात मार रहे हो तुम, हम कहाँ से कमाएंगे पैसा? हम भी कंपनी एक्ट पढ़ेंगे, कोई कोई कानून है भाई, लॉयर पढ़ते हैं कानून। तो लॉयर एक हो गया, केस कर दिया, शायद केरला का कोई लॉयर था, उसने केस कर दिया। आर गांधी उसका नाम था कुछ, ठीक है, राहुल गांधी नहीं, आर गांधी बस नाम था उनका। आर का मतलब क्या है मुझे नहीं पता है, ठीक है, केस का नाम मौजूद है। आर गांधी ने केस किया और वो केस गया सुप्रीम कोर्ट में। पता है उन्होंने किस ग्राउंड पे केस किया? उन्होंने कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी बनाना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी असंवैधानिक है। अच्छा, हिंदुस्तान में किसी भी मैटर पे लॉ को डीले करना हो, जस्ट यू हैव टू से दैट पर्टिकुलर लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब झेलो, झेलो। कैसे झेलेगा सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा पूरा, उसमें लगते हैं कई साल। और सुप्रीम कोर्ट के पास एक तो केस है नहीं, बहुत सारे केस हैं। तो देखो 2000 से लेके 13 साल बीत गए एंड फाइनली 2013 में कंपनीज एक्ट आया, जस्ट बिकॉज ऑफ एनसीएलटी एंड एनसीएलएटी के केस की वजह से। समझ में आया? तो ये होती है आपकी इन डेप्थ स्टडी, नॉट रेलेवेंट फॉर द बीकॉम स्टूडेंट बट रेलेवेंट फॉर योर कॉर्पोरेट वर्ल्ड, रेलेवेंट फॉर योर नॉलेज। जब आपको कल बोलना हो कंपनीज एक्ट पे, तो आपके पास कंटेंट हो इतना कि 2-3 घंटा लगातार बोलते रहे, और सामने वाला कहे बस रहने दो यार, अब रहने दो, डर लग रहा है, जाना नहीं है अभी, रुकिए, अब तो शुरू हो रहा है ना चैप्टर। वी आर स्टार्टिंग द चैप्टर राइट नाउ। इट वाज जस्ट अ बैकग्राउंड, आई एम क्रिएटिंग जस्ट अ माइंड मैप इन योर माइंड, नथिंग एल्स। वी हैव नॉट इवन स्टार्टेड द चैप्टर, अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। एंड डोंट गेट टायर्ड, यू आर द फ्यूचर प्रोफेशनल्स, यू हैव टू वर्क फॉर 18 आवर्स 16 आवर्स अ डे, देन यू विल अर्न इन करोर्स। इतनी आसानी से नहीं मिलने वाला है पैसा। समझ में आया? सुबह 6 बजे से तुम लोग कितने बजे आए? 7 बजे आए ना? मैं सुबह 6 बजे से आया हूँ और मैं अभी 12-1 बजे तक जाऊंगा भी नहीं, ठीक है? तो ट्राई टू हैव पेशेंस। चलिए सुनिए, आगे बढ़ते हैं, अब कंपनी की बात करते हैं। फाइनली आते हैं कहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कि कंपनी क्या है, इसका डिफिनीशन सबसे पहले दिया गया था जस्टिस सैलमन के द्वारा। किसके द्वारा? कहाँ के जस्टिस थे? ये चीफ जस्टिस थे न्यूजीलैंड के। कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के। उन्होंने क्या कहा था? कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और आगे कुछ भी सब बोल दो उसी में, मतलब थोड़ा सा क्लियर बोलो कुछ। हाँ, कंपनी के सारे फीचर्स के को जोड़ के जस्टिस सैलमन साहब ने कंपनी का डिफिनीशन तैयार किया था। ये आपको याद है? डिफिनीशन याद होना चाहिए, मैंने आपको लिखवाया भी है। दूसरी चीज, कंपनी का डिफिनीशन जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आता है, वो ये है कि कंपनी का डिफिनीशन दिया कहाँ है? तो सेक्शन 2 क्लॉज 20 में। हाँ बताइए। Company means a company which is incorporated under Companies Act 2013 and or any or under previous company law. That means कंपनी मीन्स एनी कंपनी। कंपनी का मतलब कोई भी कंपनी जो या तो हिंदुस्तान के अभी चल रहे कंपनी एक्ट 2013 में बनी हो, या तो इससे पहले कोई भी कंपनी एक्ट में बनी हो। जैसे टाटा कंपनी अभी बनी है, 1900 की बनी है, तो बहुत पुराना कंपनी एक्ट होगा। हमको लग रहा है 1887 वाला होगा, 1886 वाला होगा, 1882 वाला होगा, कोई एक्ट उसमें बनी होगी। तो क्या हम उसको कंपनी नहीं मानेंगे? उसको भी मानेंगे, एज पर द डिफिनीशन गिवन इन द सेक्शन 2 क्लॉज 20। ये हो गया कंपनी क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं।
व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कंपनी, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सबके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ कंपनी एंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी। बताइए सबसे पहला फीचर कंपनी का क्या है? कंपनी इज अ, कॉर्पोरेट बॉडी। अरे गधों, सबसे पहले लिखो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। क्या है कंपनी? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब कंपनी को बनाया गया है लॉ के द्वारा। कंपनी को बनाया गया है लॉ के द्वारा। देखिए, दो प्रकार के पर्सन होते हैं कॉमर्स की दुनिया में। अगर आप इन जनरल बात करेंगे, किसी से पर्सन की बात पूछेंगे तो वो कहेगा पर्सन मतलब कोनो व्यक्ति, व्यक्ति माने कोनो इंसान होगा। बट इन कॉमर्स पर्सन के दो मीनिंग्स हो सकते हैं, एक होगा नेचुरल पर्सन, एक होगा आर्टिफिशियल पर्सन। नेचुरल पर्सन जिसको भगवान ने बनाया है, या फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं जो नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ से बना है, ठीक है। और आर्टिफिशियल पर्सन मतलब जिसको नेचुरल प्रोसेस ऑफ बर्थ से नहीं लाया गया, उसको कैसे लाया गया? आर्टिफिशियल प्रोसेस या लीगल प्रोसेस के थ्रू। आर्टिफिशियल प्रोसेस या लीगल प्रोसेस मतलब लॉ होगा कोई, उस लॉ में कोई बॉडी क्रिएट की होगी, उससे क्या कहेंगे? आर्टिफिशियल पर्सन कहेंगे। तो कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, बिकॉज कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड द लॉ इज क्रिएटेड बाय पर्संस लाइक यू एंड मी, जो कमेटी के मेंबर थे, ठीक है। दूसरा, हम लोग नहीं थे, कोई और था। दूसरा, बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट। चलिए, अब बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है बाबू, थोड़ा हमको ही बता दो। सेक्शन याद रखना, बॉडी कॉर्पोरेट का सेक्शन है सेक्शन 2 क्लॉज 11, 2 क्लॉज 11 बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है उसको सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बताया गया है। जब आप इन डेप्थ में कंपनीज एक पढ़ेंगे देन यू विल कम टू नो। बट व्हाट इज बॉडी कॉर्पोरेट इन जनरल, आपको क्या समझ में आ रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट यानी कंपनी, कोई भी ऐसी बॉडी जो कंपनी के फॉर्म में बनाई गई होगी। कंपनी के फॉर्म में बनाई गई होगी मतलब उसमें लिमिटेड लायबिलिटी होगी, जो फीचर्स हैं कंपनी के वही होंगे, उसको बॉडी कॉर्पोरेट कहेंगे। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट जो शब्द है वो वाइडर है। बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी भी आती है और बॉडी कॉर्पोरेट में कंपनी के अलावा एक और चीज आता है, क्या है वो? एलएलपी। एलएलपी। और बॉडी कॉर्पोरेट में फॉरेन कंपनी भी आ जाती है। कौन आता है? विदेशी कंपनी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी के डिफिनेशन में क्या लिखा गया है? कंपनी के डिफिनेशन में लिखा गया कोई भी कंपनी जो हिंदुस्तान के एक्ट में बनाई गई हो, कंपनीज एक्ट में 2013 में, या कोई और प्रीवियस कंपनी लॉ में। मतलब ये केवल हिंदुस्तानी कंपनी की बात कर रहा है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है ना कि हिंदुस्तान में जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं सब हिंदुस्तान में ही बनाई गई हो। गूगल हिंदुस्तान में बनी थी क्या? तो अमेरिका में बनी थी। यूट्यूब हिंदुस्तान में बनी थी, अमेरिका में बनी थी। तो अगर ऐसी कंपनियों के डिफिनेशन की बात करें तो कहाँ मिलेगा उसका डिफिनेशन? तो बॉडी कॉर्पोरेट में मिलेगा। समझ में आया? चलो सुनो, फॉरेन कंपनी है लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट पे अगर मुझे कंपनी पे लगाना है कोई कानून, तो मैं अलग से थोड़ा ना कहूंगा कि ये इंडियन कंपनी में लगेगा, फॉरेन कंपनी, सब पे लगेगा। तो कंपनी मतलब वहां पे जब ऐसा कंपनी जो इंडिया में एग्जिस्ट करती है, एग्जिस्ट, उसको इंडियन कंपनी के रूल के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। इंडियन कंपनी के रूल के हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन कंपनी का जो डिफिनीशन दिया गया है इट इज नॉट इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी। ये तो फॉरेन कंपनी को इंक्लूड ही नहीं करता है। समझ में आया? तो उसके लिए क्या आया? एक अलग से बॉडी कॉर्पोरेट है। ठीक है, चलो तीसरा, सेपरेट लीगल एंटिटी। कानून की निगाहों में कंपनी अलग है और कंपनी का मालिक अलग है। एट द सेम टाइम कानून की निगाहों में कंपनी का मैनेजमेंट भी अलग है। समझ में आया? सेपरेट लीगल एंटिटी। चौथा, परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन। कंपनी का मेंबर आए जाए मरे जिए, कंपनी के एग्जिस्टेंस पे, कंपनी के अस्तित्व पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कंपनी विल रिमेन इन एग्जिस्टेंस, कंपनी चलती रहेगी, कंपनी का अस्तित्व बरकरार रहेगा, क्योंकि कंपनी को लॉ चलाता है, इंसान नहीं। समझ में आया? लीगली अगर देखा जाए तो वैसे चलाता तो इंसान ही है, ऑपरेशन तो इंसान ही मैनेज करेगा, लेकिन उसके एग्जिस्टेंस को कंट्रोल कौन करता है? लॉ। जब तक लॉ नहीं जाएगा तब तक कंपनी बंद नहीं होगी। इसलिए कहा जाता है कंपनी इज क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन कम टू एन एंड ओनली बाय द लॉ। कंपनी को क्योंकि लॉ ने क्रिएट किया है तो इसको खत्म भी कौन कर सकता है? लॉ ही कर सकता है। जैसे हमको भगवान ने क्रिएट किया तो भगवान ही खत्म कर देते हैं एक उम्र के बाद। पांचवा, कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी, द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सुनो, कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एडवांटेज ऑफ कंपनी? लिमिटेड लायबिलिटी। कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड है, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है कंपनी के लिए। अगला, कॉमन सील। कॉमन सील मतलब
सिग्नेचर कंपनी का है खुद का सिग्नेचर होता है। अच्छा, ये सिग्नेचर किसकी कस्टडी में रहता है? मैंने आपको बताया था बीओडी कंपनी से कंपनी सेक्रेटरी के कस्टडी में रहता है। दिस कॉमन सील इज ऑलवेज इन द कस्टडी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। यू कैन गो थ्रू द कंपनीज एक्ट, यू विल फाइंड दैट। ठीक है, मतलब कंपनी का सिग्नेचर सीएस साहब के पास रहता है। इसका नाम ही क्यों है कंपनी सेक्रेटरी? कंपनी के बिहाफ पे जितने भी काम होंगे वो कौन करेगा? कंपनी सेक्रेटरी करेगा। चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब नहीं करेंगे, क्योंकि वो कंपनी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, वो कंपनी के अकाउंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। बट यू आर रिप्रेजेंटिंग कंपनी, आप कंपनी का प्रतिनिधित्व करते हैं। समझ में आया? चलो आगे। सातवां, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स का मतलब क्या है? अच्छा, आपको जब मैंने फॉर्म्स ऑफ बिजनेस पढ़ाया था बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि सोल प्रोप्राइटरशिप में आप शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर सकते। मतलब आप अपनी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं कर सकते। आप मालिक हैं, आप ही हैं, मर जाएंगे, खत्म कहानी। ठीक है, पार्टनरशिप में भी एक पार्टनर अपने शेयर को दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, बट कंपनी में ऐसा हो सकता है। शेयर ट्रांसफर करने का मतलब क्या है? ओनरशिप को ट्रांसफर करना, मालिकाना अधिकार को हस्तांतरित करना। अगला कॉर्पोरेट पार्टनरशिप क्या कॉर्पोरेट हो गया? बी स्यू एंड बी स्यूड। यू एंड टू बी यू बी स्यूड मतलब क्या है? कंपनी चाहे तो किसी दूसरे के खिलाफ केस कर सकती है, और कोई दूसरा चाहे तो कंपनी के खिलाफ केस कर सकता है। ठीक है, मतलब दोनों केसा केसी कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। समझ में आया? हाँ। अगला 9वां, और बताओ। राइट टू सेपरेट मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टीज लिमिटेशन ऑफ एक्शन होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी। इससे क्वेश्चन आया था एक, सुनो एग्जाम में, कि द प्रॉपर्टी ऑफ कंपनी बिलोंग्स टू हुम। कंपनी की प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी होती है? कंपनी की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कंपनी के पास क्या? राइट टू होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ एनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी कंपनी किसी भी स्थायी या अस्थायी संपत्ति को अपने नाम पे रख सकती है, अपने नाम पे खरीद सकती है, और अपने नाम पे ही बेच भी सकती है। ठीक है, अगला बताओ। सेपरेट मैनेजमेंट। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कंपनी में मालिक कोई और होता है और मैनेजर कोई और होता है, क्योंकि मालिक को ये पता था कि कंपनी स्टार्ट करना है। मालिक के पास बिजनेस प्लान हो सकता है, बट मालिक कैन नॉट बी एक्सपर्ट इन एनी फील्ड, एवरी फील्ड में एक्सपर्ट तो हो नहीं सकते वो। तो उसके लिए ही नीड्स प्रोफेशनल्स लाइक यू, मैनेजर्स जो उनकी कंपनी को मैनेज करेंगे, इंजीनियर्स जो उनकी कंपनी का आर्किटेक्ट बनाएंगे, कंपनी सेक्रेटरी जो उन कंपनी का लॉ कंप्लाइंट करेगा, डॉक्टर्स जो उनकी कंपनी को मेडिकल फैसिलिटीज देंगे। ठीक है, तो कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है ना, वो अलग होता है और मालिक अलग होते हैं। अगला, एंड यू नो दिस इज द बेस्ट पार्ट इन द कंपनी। कंपनी में मैनेजमेंट और मालिकाना अधिकार अलग है, इसीलिए कंपनी चल भी पाती है। अगर आप किसी कंपनी में खुद ही सब कुछ करना चाहेंगे ना, यू विल नेवर कीप दिस कंपनी टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ ग्रोथ। आप उस कंपनी को कभी ग्रोथ के लेवल पे ले जा ही नहीं सकते, बिकॉज यू हैव टू सेग्रीगेट द टास्क, यू हैव टू सेपरेट द वर्क। समझ में आया? जैसे देखो, सोल प्रोप्राइटरशिप मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया ना, क्यों नहीं जा पाता नेक्स्ट लेवल तक? क्यों नहीं जा पाता सोल प्रोप्राइटरशिप नेक्स्ट लेवल तक? क्योंकि वहां पे प्रोफेशनल्स नहीं होते हैं मैनेज करने के लिए। उतनी बड़ी सोच नहीं होती है वहां पे जो उसको उस लेवल तक ले जा सके। समझ में आया? अगला बताओ। हो गया क्या? कॉन्ट्रेक्चुअल राइट। बाबू और है, बहुत कुछ है। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट मतलब सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इधर सुनो। कॉन्ट्रेक्चुअल राइट का मतलब क्या है? कंपनी अपने नाम पे कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है किसी दूसरे से। क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट। और है लिमिटेशन ऑफ एक्शन। कंपनी जो मन करे वो नहीं कर सकती है। कंपनी के काम का एक दायरा है। क्या है? कंपनी के काम का एक दायरा है, दैट इज स्कोप। वो स्कोप कौन बताता है? जल्दी बताओ, इधर देखो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कौन सा क्लॉज बताता है कंपनी का औकात कितना है? ऑब्जेक्ट क्लॉज। कंपनी कभी भी अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज के बाहर काम नहीं कर सकती, वो उसकी बाउंड्री है।
उसके बाहर नहीं निकल सकते हो। अगर निकलोगे तो क्या हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा, बियॉन्ड द पावर, बियॉन्ड द स्कोप। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ एक्शन कहेंगे इसको। termination of existence, liquidate, winding of food. ठीक ठीक ठीक, मैं बता रहा हूँ, अभी वो भी बता रहा हूँ। समझ में आ रहा है बाबू, लिमिटेशन ऑफ एक्शन। तुम यहाँ पे थर्ड लॉ ऑफ मोशन ला देते हो बार बार, गधे। फिजिक्स इधर सुनो, 13वां क्या है, लास्ट वाला बता दो। मैंने बताया टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टेंस, मतलब कंपनी को अगर बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा, कंपनी को लिक्विडेट करना पड़ेगा। कंपनी को लिक्विडेट करने का मतलब क्या है, कंपनी के सारे एसेट्स को, नहीं, फिर गलती कर दिए। लिक्विडेट, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी, लिक्विडेशन और क्या, वाइंडिंग अप, क्लोजर, इस सब में डिफरेंस होता है बाबू। कितनी बार बताऊं, लिक्विडेशन मतलब कंपनी के एसेट्स को बेचो, कंपनी की लायबिलिटीज को पे ऑफ करो। ठीक है, वाइंडिंग अप मतलब कंपनी को हटा दो, कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म, एग्जिस्टेंस मतलब फिजिकल एग्जिस्टेंस खत्म। और अब क्लोजर होगा मतलब कंपनी का नाम काट दिया जाएगा रजिस्टर से, कंपनी खत्म हो जाएगी पूरी तरह से। ठीक है, ये 13 फीचर्स थे कंपनी के, और हमने देख लिया। लेकिन हम यही नहीं रुकेंगे। दोज हु वांट टू गो, ऑब्वियसली यू कैन गो, बट आई हैव टू कंटिन्यू। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ कंपनीज एक्ट। ठीक है, पहले है कंपनी लॉ का पहला चैप्टर था, और मैराथन का मतलब होता है कम से कम 2-3 चैप्टर तो उसमें कवर होने चाहिए। क्यों सोनी जी, थक गई है क्या, पानी पी लीजिए, समोसा तो खिला ही दिया तुम लोग को, अब क्या चाहिए। चलो अगला है साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। साइलेंट फीचर्स ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। अच्छा, जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे होंगे, देखिए हमारी जो क्लास होती है बाइलिंगुअल होती है, क्योंकि ये मैराथन क्लास है, तो इसमें मैं पीपीटी ओपन करके टॉपिक वाइज नहीं पढ़ाता हूँ। इसमें मैं आपको लिख के जो टॉपिक्स हैं इंग्लिश में बस लिख देता हूँ हेडिंग्स, और फिर मैं उस पर लेक्चर देता हूँ। तो दिस इज द सीन ऑफ मैराथन क्लास। बाकी अगर आप लाइव क्लास करेंगे सारथी में, देन यू विल गेट द पीडीएफ नोट्स ऑफ बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, आपको दोनों ही लैंग्वेज के मिल जाएंगे। बट राइट नाउ आई एम डूइंग द मैराथन क्लास, आई एम प्रोवाइडिंग यू मैराथन क्लास, इसलिए मैं आपको केवल और केवल इंग्लिश में हेडिंग्स लिख रहा हूँ, एंड देयर आफ्टर उसके अंदर के कंटेंट को मैं आपको बता रहा हूँ, और कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं इसकी संभावनाएं मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, चलिए। तो साइलेंट फीचर्स क्या है कंपनीज एक्ट 2013 के। तो कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या नई चीजें आई हैं। सबसे पहली चीज जो नई आई है कंपनीज एक्ट 2013 में, वो ये है 1% कंपनी। हिंदुस्तान के कंपनीज एक्ट 1956 की बात करो या इसके पुराने किसी भी कंपनीज एक्ट की बात करो, किसी भी कंपनीज एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि एक व्यक्ति भी खुद की कंपनी क्रिएट करके खुद की कंपनी को चला सकता है। मतलब इससे पहले केवल प्राइवेट कंपनी का, पब्लिक कंपनी का, गवर्नमेंट कंपनी का, इन सारी कंपनीज का प्रोविजन था। लेकिन अभी 1% कंपनी भी आप क्रिएट कर सकते हैं। ये कब आया है, कंपनीज एक्ट 2013 के माध्यम से आया है। व्हाट वी आर स्टडिंग, हम लोग ये स्टडी कर रहे हैं कि कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या नई चीजें आई हैं। इससे भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आता है, दोनों ही साल में, दोनों ही पेपर में आया है, आपके पेपर में भी निश्चित ही आएगा। हाँ, ऐसे पूछेगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यू कंसेप्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013। इसमें से कौन सा न्यू कंसेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में लाया गया है, तो वो है आपका 1% कंपनी। ठीक है, पहला, ऐसा नहीं बहुत सारी चीजें। दूसरा, हाँ पढ़ा है क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है। पहले पता है कंपनी से सरकार कहती थी कोई बात नहीं, आप बिजनेस कर रहे हैं करिए, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है हमारे देश में बिजनेस हो रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाबू हमको तो टाइम पे टैक्स चाहिए, तुम टैक्स दे देते हो, खुश हैं हम। लेकिन सरकार ने कहा बेटा तुम्हारा काम केवल टैक्स देना नहीं है, तुम कंपनी हो, तुम चलते कैसे हो, लोगों से चलते हो। तुम्हारा काम कैसे होता है, रिसोर्सेज से होता है। वो रिसोर्सेज आते कहाँ से हैं, समाज से आते हैं। जो लोग तुम्हारी कंपनी में काम कर रहे हैं वो कहाँ से आते हैं,
समाज से आते हैं। मतलब तुम समाज से बहुत कुछ ले रहे हो, लेकिन समाज को दे क्या रहे हो तुम? कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा, कुछ नहीं दे रहे हो समाज को तुम, बस हमको सरकार को टैक्स दे देते हो। व्हाट इज योर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी? आपकी सामाजिक जिम्मेदारी समाज के प्रति क्या है? आपकी जिम्मेदारी सरकार के प्रति क्या है? टैक्स देना, लॉ को कंप्लाई करना, लेकिन समाज के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। इसके लिए क्या हुआ? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या कहा गया? कोई भी कंपनी, ध्यान रखना, हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन आए इसका, कोई भी कंपनी जो इसमें से किसी एक क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी। कौन सा क्राइटेरिया? अगर उस कंपनी का 1000 करोड़ का क्या है? टर्नओवर है। क्या है? अगर उस कंपनी का 1000 करोड़ या उससे ज्यादा 1000 करोड़ और मोर, 1000 करोड़ और मोर, उससे अधिक, या फिर उस कंपनी का 500 करोड़ या उससे ज्यादा 500 करोड़ और मोर, उससे ज्यादा अगर उस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल है। क्या है? पेड अप शेयर कैपिटल। क्या होता है पेड अप शेयर कैपिटल? कंपनी ने शेयर इशू किया, पैसा मिला, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। या फिर उस कंपनी का जो एवरेज, कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट इन इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी पिछले साल का प्रॉफिट। किस साल का प्रॉफिट? पिछले साल का प्रॉफिट। अगर उस कंपनी का प्रॉफिट पिछले साल में 5 करोड़ है, या उस कंपनी का 500 करोड़ का पेड अप शेयर कैपिटल है, या उस कंपनी का 1000 करोड़ का टर्नओवर है, इसमें से कोई एक भी फुलफिल कर लिया तो आपको CSR देना पड़ेगा। या फिर इन तीनों को फुलफिल कर लिया तो भी CSR देना पड़ेगा, दोनों को फुलफिल कर लिया तो भी CSR देना पड़ेगा। समझ में आया? अच्छा, CSR कितना देना पड़ेगा? तो कहती है कंपनीज एक्ट कि अपने 3 सालों का, पिछले 3 सालों का, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स का आप निकालिए एवरेज प्रॉफिट। क्या निकालेंगे? मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स का, एक फाइनेंशियल ईयर जिसमें आपने पैसा कमाया, जिसमें आपने लिमिट क्रॉस की होगी, इतना थ्रेशोल्ड को टच किया होगा, और 2 साल और ले लो, इन तीनों को जोड़ो और इसको 3 से भाग दो, 3 से डिवाइड दो, मतलब डिवाइड करो इसको, एवरेज निकालो। एवरेज निकालना जानते हो ना? और जो आता है उसका 2% दे दो। तुम कितना दे दो? 2% दे दो, और ये क्या होगी? कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। क्या होगी? कंपनी की कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और इससे क्या होगा? अगर आप गोरखपुर में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाके आप कुछ अभी प्रोजेक्ट लगे हैं, कुछ अभी नलके वलके लगे हैं जो पानी वगैरह पीने के लिए, उसमें आप जाके ध्यान से देखेंगे तो नीचे लिखा होगा CSR बाई दैट कंपनी। उस कंपनी का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत वो प्रोजेक्ट लगा है। अब उस कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी आप क्या काम कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार ने कह रखा है। सरकार ने एक शेड्यूल बनाया। कब बनाया है? कौन सा शेड्यूल है? 7 शेड्यूल है। कौन सा शेड्यूल है? कंपनीज एक्ट का जो 7वीं अनुसूची है, ध्यान से, कंपनीज एक्ट की जो 7वीं अनुसूची है, 7th शेड्यूल है, इसमें टोटल 12 एक्टिविटीज स्पेसिफाई है। कितनी है? मैं कुछ ज्यादा डिटेल में जा रहा हूँ, CS के लेवल का, BCom के लेवल का नहीं है, बट प्लीज हैंडल इट बिकॉज आई कांट कंट्रोल। मैं आधा अधूरा पढ़ाने वाला नहीं हूँ, अगर मैं पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। ठीक है? तो CSR में कितनी एक्टिविटीज दी गई हैं? 12 एक्टिविटीज। इस 12 में से आपको जो मन करे वो एक्टिविटीज पे आप खर्चा कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे नहीं बनता है CSR में पैसा दिया जाता है। CSR एक्टिविटी पे खर्चा करने के लिए वो कमेटी बनानी पड़ती है। क्या बनानी पड़ती है? उसको हम कहते हैं CSR कमेटी। उसका भी अपना क्राइटेरिया, उसको रहने देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया? तो दूसरा पॉइंट जो, हाँ पूछिए। 3 फाइनेंशियल ईयर, प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर, एवरेज प्रॉफिट लीजिए। हाँ, 2 साल और नहीं कह रहे थे हम, ये कह रहे थे 1 साल पिछले साल जिसमें तुमने 5 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, तुमने थ्रेशोल्ड को टच किया, लिमिट को टच किया, तुम कहाँ आ गए? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आ गए। अब तुमको 2 साल और लेना है, मतलब 1 साल ये हो गया, 2 साल और ले लो, इसके पीछे वाला 2 साल और, तो 3 साल हो गया। इसको 3 से डिवाइड कर दो, प्रॉफिट जोड़ लो। 3 साल नहीं जोड़ना है बाबू, 3 साल में कौन प्रॉफिट हुआ कमाया हो कितना नंबर का, उसको जोड़ना है तीनों को, और जोड़ के 3 से डिवाइड कर देना है, और जितना आएगा उसका कितना परसेंट निकालना? 5%, 2%, कितना परसेंट? 2%। ठीक है, चलिए अब किसमें खर्चा करेंगे? 12 एक्टिविटीज। कहाँ दी गई हैं 12 एक्टिविटीज? 7th शेड्यूल जो है आपका कंपनी एक्ट का, उसमें दिया गया। अच्छा, कंपनी एक्ट में कितने शेड्यूल्स हैं? 7 ही है, जिसमें आखिरी वाला जो शेड्यूल है ना,
उसी में CSR दिया गया, याद रहेगा। चलो अब देखो ये दो चीजें समझ में आ गया। तीसरी चीज जो कंपनीज एक्ट 2013 में लाई गई है वो है वुमेन डायरेक्टर। अब कंपनीज को कहा गया कि भाई देखो तुम्हारी कंपनी में एक महिला निर्देशक भी होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को करना था वुमेन एम्पावरमेंट, यानी महिला सशक्तिकरण। क्या करना था? महिला सशक्तिकरण। और महिला सशक्तिकरण करने के लिए सरकार ने कहा कि सरकारी कंपनी में तो हम महिलाओं को बैठा देंगे, रिजर्वेशन दे देंगे, सरकारी अथॉरिटी में दे देंगे, पुलिस में दे देंगे, लेकिन प्राइवेट कंपनी को तो हम चलाते नहीं हैं। प्राइवेट कंपनी को तो प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं। अब उनकी मर्जी, वो लड़का रखें कि लड़की रखें, महिला रखें कि पुरुष रखें, जो उनकी मर्जी हो वो रखेंगे। तो कंपनीज एक्ट में कहा गया, सरकार ने कहा नहीं बाबू ऐसे काम नहीं चलेगा। कंपनीज, कुछ ऐसी कंपनीज हैं, हर लिस्टेड कंपनी को, याद रखो, किसको कंपनी, किस कंपनी को? हर लिस्टेड कंपनी, एवरी लिस्टेड कंपनी, जो भी लिस्टेड कंपनी आपकी होगी उस कंपनी को आपको एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना कंपलसरी है। इसके अलावा कोई भी ऐसी अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका स्पेसिफाइड टर्नओवर है, स्पेसिफाइड मतलब जो रूल में दिया गया है, टर्नओवर दिया गया है और प्रॉफिट वगैरह दिया गया है, स्पेसिफाई किया गया, उसके अगर लिमिट में तुम आते हो तो आपको भी क्या करना पड़ेगा? एक वुमेन डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा। टाटा कंपनी, रिलायंस कंपनी, JSW, सारी कंपनियां लिस्टेड कंपनी, जितनी भी तुम कंपनियां देख रहे हो ना, मैक्सिमम कंपनी लिस्टेड, जिसका नाम तुम जानते हो। ITC, इंडियन टोबैको कंपनी, लिस्टेड कंपनी है। अनलिस्टेड में गोरखपुर की जितनी कंपनियां होंगी छोटी छोटी, सब अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब क्या है? लिस्टेड का मतलब क्या होता है? जिस कंपनी का सिक्योरिटी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिस्टेड कंपनी। द कंपनी विद सिक्योरिटीज आर लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज इज कॉल्ड लिस्टेड कंपनी। अच्छा, क्यों लिस्ट करवाती है कंपनी? जब कोई कंपनी IPO लेके आती है, क्या लेके आती है? जब वो IPO लेके आती है तो कंपनी को चाहिए होता है कि पब्लिक उसके शेयर्स में ट्रेडिंग करे, खरीदा बेची करे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए ना खरीदा बेची करने के लिए, मार्केट चाहिए। जैसे मछली बाजार में मछली मिलता है, मुर्गा बाजार में मुर्गा मिलता है, सब्जी बाजार में सब्जी मिलता है, वैसे एक वैसा बाजार होना चाहिए जहाँ पे कंपनी का शेयर मिले। उसके लिए कौन बाजार है? शेयर बाजार है, शेयर मार्केट है। अब वो शेयर मार्केट पे आपको लिस्ट होना पड़ेगा स्टॉक एक्सचेंज पे, अपनी कंपनी का सिक्योरिटी, और फिर आपके जो इन्वेस्टर्स होंगे वो आपस में शेयर खरीदेंगे बेचेंगे, ट्रेडर जिसको आप कहते हैं। ये तो एक प्रोफेशन बन गया आजकल, शेयर खरीदना बेचना, इससे बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। हो गया ना? हाँ, जिसकी वजह से बहुत मार धार हुआ था 2000 से लेके 2013 तक, खाली लड़ाई एक चक्कर में बीत गया। एगो साहब थे आर गांधी, राहुल गांधी नहीं, आर गांधी। कौन गांधी? आर गांधी। वो आर गांधी साहब कहने लगे सुप्रीम कोर्ट में जाके कि NCLT और NCLAT को बनाना कहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्योंकि अभी तक 2000 के पहले, पता है 2000 के पहले केस लड़ने की पावर, कोई भी केस लड़ना, केवल और केवल लॉयर्स के पास थी। और लॉयर्स को सर्टिफिकेशन कौन देता था? BCI, BCCSI नहीं, BCI मतलब बार काउंसिल ऑफ इंडिया। यहाँ से सर्टिफिकेट दिया जाता है तो आप लॉयर बनते हैं। मतलब एक तो आपने LLB किया तो आप बन गए एडवोकेट। बार काउंसिल का एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद से आप क्वालिफाई होंगे तो आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इस फील्ड में। तो NCLT और NCLAT को झगड़ा लेके क्यों हुआ? क्योंकि आज तक कौन केस लड़ता था? कोई भी केस हो, आज तक लॉयर लड़ता था। कौन लड़ता था? लॉयर। और लॉयर केस कहाँ लड़ता था? हाई कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सेशन कोर्ट में, ठीक है, लोअर कोर्ट में, जितने भी कोर्ट है उसमें लड़ता था, कंज्यूमर कोर्ट में। अब देखो एक नया कोर्ट बनाया गया, कहा गया भाई कंपनी में बहुत सारे मामले होते हैं। एक मामला हुआ था, आपको याद नहीं होगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, कंपनी का ही मामला हुआ था, सहारा कंपनी का मामला। एक कंपनी का मामला हुआ था आपका किंगफिशर कंपनी का मामला, उस कंपनी का भी एक लॉयर था जो केस लड़ा था। एक कंपनी का मामला हुआ था आपकी गोरखपुर की एक कंपनी है, उसका नाम नहीं बताना चाहूंगा मैं, ठीक है, मुझे कंपनी सेक्रेटरी साहब ने मना किया, ठीक है, वो उनका अभी मतलब उसका केस चल रहा है, नहीं मैं बाद में बता दूंगा, ठीक है। वो उन्होंने अभी कंपनी सेक्रेटरी है गोरखपुर के ही, उन्होंने उस कंपनी का केस लड़ने के लिए 2 करोड़ रुपया लिया है। वो कहा है कि मतलब उन्होंने गारंटी दिया है कि मैं आपका केस जितवा दूंगा। बहुत बड़ी कंपनी है गोरखपुर में, आपको पता भी नहीं होगा, और वो कंपनी ऐसा बिजनेस करती है जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। और वो कंपनी अपना प्रमोशन ज़्यादा नहीं करती, लेकिन कंपनी का एसेट बहुत ज़्यादा है। एक छोटा सा उसका डील हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, उस कंपनी को लेके केस हो गया,
कोर्ट में। अब देखो कोर्ट में जब केस लड़ने जाना होता तो पहले अथॉरिटी किसके पास थी? किसके पास थी अथॉरिटी? लॉयर के पास थी। अब वो केस लड़ने की अथॉरिटी किसको मिल रही थी? सीए साहब को मिल रही थी, सीएस साहब को मिल रही थी और सीएमए साहब को मिल रही थी। अब ये कहा गया कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी में जितने भी कंपनी रिलेटेड मामले होंगे 2000 में कहा गया था, उसका केस कौन लड़ेगा? सीए, सीएस और सीएमए लड़ेगा। अब एडवोकेट आर गांधी ने कहा भाई हमारे पेट पे लात काहे मार रहे हो? हमारी तो रोजी रोटी ही लॉ से चढ़ती है। तुम तो भाई कंपनी सेक्रेटरी हो, तुम तो कंपनी में काम कर लोगे, तुम्हारी रोजी रोटी चल जाएगी, काहे हमारे फील्ड में लात मार रहे हो, हमारे फील्ड में काहे घुस रहे हो? इसी बात पे उन्होंने कहा कि एनसीएलटी और एनसीएलएटी को बनाना क्या है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस पे मामला हो गया। मामला हो गया, क्या हुआ? कोर्ट में चला गया मामला। किस कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला था अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अब हो गया लेट, बहुत लेट हो गया। उसके केस में 13 साल लगे कंपनीज एक्ट आने में। कितने साल लगे? 13 साल। एंड फाइनली 13 साल बाद कंपनीज एक्ट आया और आज क्या बन गया है? एनसीएलटी और एनसीएलएटी यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्रिब्यूनल। मतलब जितने भी केसेस होंगे आज कंपनी से रिलेटेड वो कहाँ जाएंगे? और एनसीएलएटी। बिल्कुल लड़ सकते हैं, वकील भी लड़ सकते हैं यहाँ पे। हाँ एक चीज है, यहाँ पे अमेंडमेंट किया गया, कहा गया सीएस सीएमए के साथ एडवोकेट भी लड़ सकते हैं, बट एडवोकेट आर नॉट सो नॉलेजेबल एज द कंपनी सेक्रेटरी एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, बिकॉज हमारे तो क्यूरिकुलम में वही पढ़ाया ही जाता है ना भाई। हमको तो रग रग में कंपनी से बचपने से 11th कॉमर्स से पढ़ाया जा रहा है। तुम तो बाबू कंपनी से बाद में जाके सीखोगे, या कितना सीख लोगे? 470 को सेक्शन यहाँ रट के बैठा है कंपनी सेक्रेटरी, उसके सामने टिक पाओगे? नहीं टिक पाओगे। तुम सीआरपीसी में जाके केस लड़ लोगे, आईपीसी में हमसे बेहतर हो सकते हो क्योंकि वो तुम्हारा फील्ड है, लेकिन कंपनी लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, इकोनॉमिक लॉ, इसमें तुम हमसे आगे नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये हमारा फील्ड है। लेकिन वैसा ऐसा नहीं है कि एडवोकेट भी बहुत अच्छा खासा केस लड़ते हैं, इसमें बहुत पैसा कमाते हैं एडवोकेट भी, क्योंकि कुछ कंपनी सेक्रेटरी जो चार्टर्ड अकाउंटेंट ऐसे हैं जो इस फील्ड में जाना ही प्रेफर नहीं करते, उनके पास और भी बहुत सारे फील्ड हैं, वहीं से कमा के खुश हैं, कहाँ इसमें जाके लात मारे बेचारों के पेट पे। चलो 5वां, अगला बताओ। निधि कंपनी, ये भी एक नया कंसेप्ट है, निधि कंपनी जो आया है। निधि कंपनी क्या होती है? निधि कंपनी वो कंपनी होती है जो सबसे डिपॉजिट लेके और वो कंपनी चलती है, फिर डिपॉजिट आपको दे दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है, उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, उसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे जब टाइप्स ऑफ कंपनीज पढ़ेंगे। अगला, हाँ 6वां, इसमें एक और चीज है प्रोड्यूसर कंपनी। आपको मैं एक अंदर की बात बताता हूँ, बहुत अंदर की बात। आपको पता है कि कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 29 चैप्टर्स हैं, है ना? 29 चैप्टर्स। लेकिन 29 चैप्टर्स कभी समय पे 28 हो गए थे। एक समय आया था जब वो 28 हो गए थे, फिर एक समय आया कि वो 29 हो गए। देखिए अभी हमको क्या पता है कि कंपनीज एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं? 29। इस 29 में से एक था 19वां चैप्टर, कौन सा? 19th, कि डील करता था कंपनी के लिक्विडेशन से, इंसॉल्वेंसी से, बैंकरप्सी से। किससे डील करता था? लिक्विडेशन, इंसॉल्वेंसी, बैंकरप्सी। इसके लिए ऑल टुगेदर 2016 में एक नया कानून पास किया गया। कब पास किया गया? कौन सा कानून था? IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। और इससे मिली एक और भयंकर लेवल की अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोफेशनल्स लाइक CA, CS एंड CMA, एंड यू कैन बिकम एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, IP जिसको कहते हैं। बाय क्रैकिंग जस्ट एन एग्जाम आफ्टर CA, CS यू कैन बिकम एन IP। अब जब ये एक्ट आया ना, IBC जब आया ना, तो क्या हुआ ना, चैप्टर नंबर 19 रिमूव कर दिया गया। क्या रिमूव कर दिया गया? चैप्टर नंबर 19 रिमूव कर दिया गया और एक नया चैप्टर ऐड किया गया। कौन सा चैप्टर ऐड किया गया था? प्रोड्यूसर कंपनी। समझ में आया? 470 सेक्शन, उसमें से कुछ ऑमिट हुए हैं। अब देखो वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं, उतना मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? उतना पढ़ाऊंगा तो पागल हो जाओगे। 470 ही सेक्शन होते, इतना याद कर लो। वो कुछ सेक्शंस ओमिट होते रहते हैं, कुछ सेक्शंस नल एंड वॉइड हो जाते हैं, बट यू हैव टू कीप इन योर माइंड दैट यू हैव टू स्टडी 470 सेक्शंस। नहीं तो अगर हमें गुस्सा दिलाए तो बाबू 433 कहाँ हुआ, सगरी की कहानी बताएंगे, फिर बैठ के सुनोगे। 470 सेक्शंस ही हैं, ठीक है? अब मैं ऑलरेडी इतना इन डेप्थ में जा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि यूट्यूब वाले जो पगला जाएंगे, कहेंगे सर जी क्या पढ़ा रहे हैं। तुम लोग तो हैंडल कर ले रहे हो, तुम लोग CS वाले भी हो, लेकिन सब नहीं हैंडल कर पाएंगे ना। अच्छा बताओ किसका सेक्शन? 470, 470, 7 शेड्यूल, 29 चैप्टर्स, ठीक है?
तो ये था आपका पूरा पहला चैप्टर। कैसा लगा फीडबैक दीजिए। अब कोई कंपनीज एक्ट पे आपसे कोई सवालात करे बेसिक स्ट्रक्चर पे, क्यों कंपनीज एक्ट आया, कंपनीज एक्ट 2013 में क्या है, 1956 क्यों गया, 1956 में क्या था क्या नहीं था, तो क्या आपके पास कंटेंट रहेगा ना बोलने के लिए? काफी रहेगा ना। चलिए, कोई डाउट हो किसी का तो पूछ लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब पे देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपकी ऑफलाइन क्लास भी चलती है। अब आपकी ऑफलाइन क्लास मोहद्दीपुर में रेडिएशन ब्लू के सामने चलने वाली है, ठीक है। तो जब आपकी मोहद्दीपुर में रेडिएशन ब्लू के सामने आपकी ऑफलाइन क्लास चलेगी, बस 5 से 7 दिन मान के चलिए, ये जो वीडियो अपलोड होगा हो सकता है उस समय तक ऑफलाइन क्लास शिफ्ट भी हो गया हो। आप एक बार कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोकेशन का इशू था बच्चों का कि सर लोकेशन बहुत दूर है, बिछिया में आपका कोचिंग चलता है, तो इसीलिए हम लोग नहीं आ पाते, तो लोकेशन का भी इशू आपका रिजॉल्व हो गया है। अब आप लोग 10 दिन के बाद जब शिफ्ट हो जाता है कोचिंग तो आप लोग आ सकते हैं। आपका स्वागत है। बाकी जो बच्चे अभी पहली बार चैनल पे आए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, लेट मी टेल यू, आपका बीकॉम 3rd सेमेस्टर का कोर्स चल रहा है, बीकॉम 5th सेमेस्टर का भी चल रहा है, बीकॉम 1st सेमेस्टर का भी चल रहा है। जाहिर सी बात है, आप बीकॉम 3rd सेमेस्टर का कंटेंट देख रहे हैं तो आप बीकॉम 3rd सेमेस्टर में होंगे, तो आपके लिए कोर्स चलता है सारथी। सारथी को ज्वाइन करने के लिए जल्दी से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करिए टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप को, वहां से नहीं मिलता है तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए टारगेट गुरुकुल सर्च करके, और वहां से आप अपने पेड कोर्सेज में सारथी को ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से। और आपका जो कोर्स का प्राइस है अभी 449 चल रहा है, 449, और ये प्राइस और इंक्रीज होने वाला है। आपकी भलाई है जल्दी से ज्वाइन करने में, ज्वाइन तो करना आपको है, बिकॉज यू नो दिस इज द ओनली वन अल्टरनेटिव एंड द बेस्ट अल्टरनेटिव दैट यू हैव इन द फील्ड ऑफ बीकॉम, एंड नो वन एल्स कैन प्रोवाइड दैट अपॉर्चुनिटी विथ ओनली 449 रुपीज। आई चैलेंज यू, ठीक है। ये लेवल की जो एक्सपर्टीज है, इस लेवल की जो नॉलेज है, इस लेवल का जो कंटेंट है, मुझे नहीं लगता है कि 449 रुपये में आपको कोई दे पाएगा, ठीक है। अगर दे रहा है तो मेरा कॉन्टेक्ट करवा देना उनसे, ठीक। हम भी ले लेंगे, थोड़ा पढ़ लेंगे मैं उनसे, ठीक है। बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। दैट्स इट, मिलते हैं फिर कल।